Welcome back in another video of excretory system series. In this video we will discuss about nephron, structure of nephron and function of nephron. ठीक, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन का लोकेशन कहाँ है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नेफ्रॉन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात एक याद ही रखनी है, नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। पहला पॉइंट हमें याद रखना है, ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, मींस जो किडनी का स्ट्रक्चर है दैट इज ड्यू टू द नेफ्रॉन, एंड जो इनका किडनी का फंक्शन है दैट इज आल्सो ड्यू टू द नेफ्रॉन। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल है यूनिट किडनी का। और दूसरी बात हमें ये समझनी है, नेफ्रॉन की लोकेशन कहाँ है, नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है। तो आपने जब भी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का हमने डिस्कशन किया था तो आपको हमने बताया था कि जो ये किडनी में पिरामिड्स हैं, ये कौन से, ये रीनल पिरामिड्स हैं, और आपको ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, दीज डिनोट्स द प्रेजेंस ऑफ नेफ्रॉन। ये किसको डिनोट करती हैं, नेफ्रॉन को डिनोट करती हैं, ये नेफ्रॉन को दिखाती हैं। नेफ्रॉन हमारा इन्हीं रीनल पिरामिड्स में प्रेजेंट होता है, ये रीनल पिरामिड्स में प्रेजेंट होता है ना। कंप्लीटली रीनल पिरामिड नहीं कह सकते, कुछ हिस्सा नेफ्रॉन का कॉर्टेक्स वाले रीजन में भी होता है। तो नेफ्रॉन प्रेजेंट कहाँ होता है, नेफ्रॉन का लोकेशन क्या है, इट इज प्रेजेंट इन रीनल पिरामिड। कहाँ पे, रीनल पिरामिड में प्रेजेंट होता है, मेनली इधर ही प्रेजेंट होता है। एंड some part of nephron present in कॉर्टेक्स ऑफ किडनी। कॉर्टेक्स वाले रीजन में भी ये कुछ हिस्सा प्रेजेंट होता है। तो इनकी लोकेशन की बात हो गई। अब इनके स्ट्रक्चर पे चलते हैं कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता कैसा है ना। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसकी बात करा जाए, स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो नेफ्रॉन एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, विच इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू से ये बना होता है। ठीक, इनको हम कई हिस्सों में डिवाइड करते हैं और अपनी स्टडी को इजी करने के लिए, समझने के लिए। इट हैज फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स या फॉलोइंग पार्ट्स, इट हैज फॉलोइंग पार्ट्स। उन सभी हिस्सों के बारे में लिखते हैं, पहले उन सभी हिस्सों को लिखते हैं। सबसे पहला हिस्सा जो नेफ्रॉन का है वो है, दैट इज द बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल। दूसरा पार्ट है ग्लोमेरुलस। तीसरा पार्ट है नेफ्रॉन का PCT। चौथा हिस्सा है
loop of Henle, and next part is the DCT, and again next part is the collecting duct. ये कुछ हिस्से हैं नेफ्रॉन के जिसके बारे में हम सब डिस्कस करने वाले हैं. अब हम एक बार डायग्राम में इन सभी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, सभी स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर एक एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे. चलो पिक्चर में आ जाओ, इनका डायग्राम देखते हैं, है ना. पहले इनकी हम लोकेशन देख लेते हैं. ये रहा, ये है किडनी का एक रीनल पिरामिड है. क्या है ये? रीनल पिरामिड है. और इसको छोटा करके, हाँ ये सबसे बाहर वाला लेयर है किडनी का, जिसे हम पेरिटोनियम और ये रीनल कैप्सूल कहते हैं. उसके बाद ये हिस्सा है पूरा कॉर्टेक्स का, एंड देन उसके बाद ये हिस्सा है मेडुला का. ठीक, इसमें हिस्सा आ जाता है ये वाला, इतना हिस्सा आ जाता है अपना रीनल पिरामिड का. ये हिस्सा है पूरा रीनल पिरामिड का. ठीक, अब नेफ्रॉन को आप देखोगे तो नेफ्रॉन की पोजीशन क्या है. यहाँ से नेफ्रॉन एक शुरू है, ये नेफ्रॉन है, ये पूरा यहाँ से ये हिस्सा नेफ्रॉन का है. ठीक, एक नेफ्रॉन आपको यहाँ भी दिख रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट है और ये देखो ये ऐसे कुछ यहाँ आके खुला हुआ है. एक कॉमन डक्ट में ये खुलते हैं जो रीनल पिरामिड से आके इधर रीनल पेल्विस में खुलता है पैपिला के थ्रू. ठीक है, इसको बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट. इसमें कई नेफ्रॉन्स आके खुलते हैं, जैसे यहाँ से एक नेफ्रॉन आके खुला होगा, यहाँ से खुला होगा, यहाँ से ओपन हुआ होगा, यहाँ से ओपन हुआ होगा, यहाँ से ओपन हुआ होगा, ये ओपनिंग होगी, ये होगी, और ये आपका एक दिख रहा है यहाँ पे कनेक्टेड, एक ये रहा कनेक्टेड दिख रहा है. ठीक है, तो रीनल जो ये नेफ्रॉन्स हैं वो एक कॉमन डक्ट में खुलते हैं जिसे हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट. तो इनकी लोकेशन आपको इस पिक्चर में, इस डायग्राम में समझ आ रही होगी कि नेफ्रॉन का लोकेशन कहाँ है. मतलब नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन मेडुला में भी प्रेजेंट होते हैं, है ना. कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जो जिनका ज़्यादातर हिस्सा मेडुला में प्रेजेंट होता है, कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है. कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जिनका ज़्यादातर हिस्सा कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, कुछ हिस्सा मेडुला में प्रेजेंट होता है. तो ये आगे हम चल के डिस्कस करेंगे. इनकी ये जो लोकेशन है इसके बेसिस पर नेफ्रॉन के टाइप्स भी हम पढ़ेंगे. नेफ्रॉन दो टाइप्स के होते हैं. एक नेफ्रॉन को हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरे को बोलते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन. जो कॉर्टेक्स में जिसका ज़्यादा हिस्सा है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जिसका मेडुला में ज़्यादा हिस्सा है वो मेडुलरी नेफ्रॉन होगा. ठीक है, तो ये हम लोगों का टर्म है जो हमें आपको समझना है. अब आ जाते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पर. ये आपके सामने नेफ्रॉन का एक टिपिकल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, कैसा होता है ना, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे. नेफ्रॉन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है. ये आप देखो पूरा ट्यूब ही दिख रहा है. ये जो डार्क वाली ट्यूब है ये अभी आप नहीं देखना, सिर्फ ये लाइट कलर वाली ट्यूब देखनी है आपको. ये जो लाइट कलर वाली ट्यूब दिख रही है ये वाली, इसको देखनी है ना. डार्क कलर वाली अभी थोड़ी देर बाद इसके बारे में सोचना है ना. अभी आप सिर्फ लाइट कलर वाली ट्यूब के बारे में बात करेंगे. चलो अब इनके सभी पार्ट्स को देखते हैं. पहला हिस्सा हमने बात किया बोमेंस कैप्सूल. ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर है, दिस इज द बोमेंस कैप्सूल. इसमें जो ये आपका डार्क वाली ट्यूब आ रही है और इनका ये नेटवर्क है कैपिलरी का, जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस. ये ट्यूब नहीं है, दिस इज द ब्रांच ऑफ आर्टरी. ये रीनल आर्टरी की ब्रांच है, एक ब्रांच एंड ऑफ द ब्रांचिंग है, और वो जिसे हम कहते हैं अफरेंट आर्ट्रियोल. अफरेंट आर्ट्रियोल डिवाइड्स इनटू network of capillary that is known as glomerulus, and
इस बोमेंस कैप्सूल के बाद इस ट्यूब का यहाँ पे देखो कन्वलेशन है, फोल्डिंग है, और इस कन्वलेशन को जो बोमेंस कैप्सूल के पास है उसको बोला जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल या पीसीटी, जो आपने अभी लिखा। एंड देन ये आपको यू शेप में एक यही ट्यूब दिखेगी, ऐसे यू शेप में प्रेजेंट होती है। इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले या फिर हेनलेज लूप। ठीक, हेनलेज लूप आगे चल के फिर से आपको कन्वलेशन यहाँ पे दिखाती है ना, फिर से फोल्डिंग हो जाता है इनका, और ये बोमेन कैप्सूल से दूर है इसलिए इसको डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है, डीसीटी कहा जाता है। ठीक, एंड डीसीटी ओपन्स इनटू अ कॉमन डक्ट, कॉमन ट्यूब, जिसे हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब। एक नेफ्रॉन यहाँ ओपन हो रहा है, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ हो रहा होगा, तो ये कॉमन है, और ये जाके खुलता है कहाँ पे, पैपिला के थ्रू रीनल पेल्विस में। कहाँ खुलता है, रीनल पेल्विस में ओपन होता है। ठीक है, अब रीनल पेल्विस के आगे का जो पाथ है वो आप सबको पता है। ठीक है, जो हमने प्रीवियसली इन पूरे पोस्ट रीनल पाथ को हमने डिस्कस करा है। चलिए अब हम इन सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में एक एक करके हम लिखेंगे, डिस्कशन करेंगे। पहला हिस्सा है अपना बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल के लिए कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। बोमेंस कैप्सूल के लिए आप नोट करोगे बोमेंस कैप्सूल। तो बोमेंस कैप्सूल जो है वो क्या है, दिस इज द कप शेप स्ट्रक्चर, कप शेप्ड स्ट्रक्चर एंड विच इज फॉर्म्ड बाय, ये कैसे बनता है, विच इज फॉर्म्ड by incurving of the wall ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की वॉल इनकर्व हो जाए। इनकर्व का मतलब अगर आप यहाँ से प्रेशर लगाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा स्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसे अंदर की तरफ इनकर्व्ड होके ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बोमेंस कैप्सूल। ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, और ये बोमेंस कैप्सूल इनक्लोज करता है दैट एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी को, जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे क्या, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल encloses network of capillary called glomerulus। और ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है that is formed by the afferent arteriole। इसको क्या लिखेंगे, glomerulus formed by afferent arteriole। एंड अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये अफरेंट आर्टरियोल क्या है। अफरेंट आर्टरियोल इज द ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। यहां पे एक पॉइंट लिख लेंगे, अफरेंट
arteriole is the branch of renal artery। ठीक, तो अफरेंट आर्ट्रियोल एंटर्स करता है किसमें, वुमेन्स कैप्सूल में, एंड इट डिवाइड्स फॉर्म नेटवर्क ऑफ कैपिलरी दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है इसके बाद क्या, किसका, नेफ्रॉन का, पीसीटी। उसके पहले एक और टर्म आपको समझना है, दैट इज द मल्पीगियन बॉडी। अगर मल्पीगियन बॉडी पूछा जाता है तो आप क्या लिखोगे, मल्पीगियन बॉडी का मीनिंग होता है इज इक्वल टू लिखोगे बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को एक साथ अगर आपको बोलना हो तब आप इसको आप बोलोगे क्या, मल्पीगियन बॉडी। ठीक, एक और पॉइंट आपको समझना है, ग्लोमेरुलस का जो बनाता है अफरेंट आर्ट्रियोल नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरी फिर से रीज्वाइन होकर इफरेंट आर्ट्रियोल के फॉर्म में बाहर आती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी rejoin to form efferent arteriole which comes out from Bowman's capsule। Bowman's capsule से यही स्ट्रक्चर बाहर आता है। एंड अफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल के बीच रिलेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर आप रिलेशन की बात करोगे तो अफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द इफरेंट आर्ट्रियोल। तो एक पॉइंट ये नोट करेंगे, डायमीटर ऑफ अफरेंट आर्ट्रियोल is greater than that of efferent arteriole। इफरेंट आर्ट्रियोल के कंपैरिजन में इनका जो डायमीटर होता है वो ज्यादा होता है ना, जिसकी वजह से जो इनफ्लो ऑफ द ब्लड है, इनफ्लो का मतलब ब्लड का जो एंट्री है ग्लोमेरुलस में वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द आउटफ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन में। ठीक है, अभी इतना हमें आपको समझना है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है अपना किडनी का, दैट इज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं PCT। ये क्या है, कन्वोलेशन ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल है या नेफ्रॉन है नियर टू द बोमेन्स कैप्सूल। इसको लिखेंगे क्या, फोल्डिंग ऑफ द नेफ्रॉन नियर टू द
बोमेन्स कैप्सूल। एंड ये जो फोल्डिंग होता है, ये जो इनका नेफ्रॉन के अंदर जो फ्लूइड का फ्लो होता है उसकी स्पीड को स्लो करने के लिए एंड सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, दो पर्पजेज होते हैं इसके। और पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट होता है। देयर इज मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन of nutrient takes place। ये हम मैकेनिज्म में और डिस्कस करेंगे जब कैसे यूरिन बनता है और इन सभी पार्ट्स का क्या रोल है। ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप कहते हैं। ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। दिस इज द यू शेप्ड स्ट्रक्चर, कैपिटल यू शेप्ड का स्ट्रक्चर है। दिस इज द यू शेप्ड स्ट्रक्चर, यू शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसके दो हिस्से होते हैं। यू शेप्ड स्ट्रक्चर को या हेनलेज लूप को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। It is divided into two parts या two structures. It is divided into two parts. पहला डिसेंडिंग लिम्ब, दूसरा असेंडिंग लिम्ब ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अगर याद हो स्ट्रक्चर तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपने देखा अभी। ये पीसीटी का हिस्सा हो गया। पीसीटी के बाद ऐसा आपको यू शेप्ड स्ट्रक्चर, फिर डीसीटी दिखता है एंड डीसीटी ओपन्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट। ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले एंड यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में आके ओपन होता है। लूप ऑफ हेनले का ये जो लिम्ब है जो यहाँ पे फिल्ट्रेट बनता है ना, ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन होके ब्लड का कुछ हिस्सा इधर आ जाता है जिसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेट इधर पीसीटी से होते हुए लूप ऑफ हेनले में मूव करता है। लूप ऑफ हेनले के इस लिम्ब में फिल्ट्रेट डाउनवर्ड फ्लो करता है, इसलिए इसको हम डिसेंडिंग लिम्ब बोलते हैं। फिर ये अपवर्ड फ्लो करता है, मूव करता है, जिसकी वजह से इस हिस्से को, लूप ऑफ हेनले के इस हिस्से को असेंडिंग लिम्ब बोला जाता है। ठीक। एंड नेक्स्ट पार्ट है डीसीटी। ये भी कन्वोल्यूशन ऑफ द नेफ्रॉन है और ये बोमेन्स कैप्सूल से दूर होता है। इसको भी लिखेंगे क्या, कन्वोल्यूशन ऑफ या फोल्डिंग ऑफ नेफ्रॉन अवे फ्रॉम बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल से ये दूर होता है और इधर वाटर एंड मिनरल का रीअब्जॉर्प्शन होता है। मैकेनिज्म का पार्ट है, दैट विल बी डिस्कस एट द टॉपिक ऑफ मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। एंड जो डीसीटी है, डीसीटी ओपन्स इन अ कॉमन डक्ट दैट इज द कलेक्टिंग डक्ट। तो हर नेफ्रॉन का डीसीटी ओपन्स इनटू a common duct into a common duct called
कलेक्टिंग डक्ट। आपने स्ट्रक्चर में देख लिया था, कलेक्टिंग डक्ट में कई नेफ्रॉन के डीसीटीज आके ओपन होते। ठीक, अब ये स्ट्रक्चर्स आपके दिमाग में अगर समझ रहेगा, क्लियर रहेगा, एक बार इसको आप दोबारा से वीडियो को देखना और सारे स्ट्रक्चर्स, सारे पॉइंट्स को नोट करना है, आपको समझना है ना। एक बार में हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, फिर से अगर आप दोबारा देख लोगे तो ये आपको ईजिली समझ आ जाएगा, ईजिली याद हो जाएगा। और बिना स्ट्रक्चर समझे हम जो मैकेनिज्म ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन है वो नहीं समझ सकते। तो मैकेनिज्म ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन समझना है तो ये स्ट्रक्चर आपको आज पूरा कर लेना है, और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन। ठीक, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या उसके पीछे का मैकेनिज्म है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो चैनल को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ जिससे उनकी भी हेल्प कर सको। थैंक यू बच्चों।